वो अकुशल किसान ट्रेनिंग के बाद कुशल किसान हो सकता है, पर वो कुशल व्यापारी नहीं हो सकता। तो जब तक, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगी। अब नहीं होगी हमारे तब यहाँ तक। दिक्कत क्या है कि जो बिजनेस नहीं जानता वो बिजनेस सिखाता है, जो एग्रीकल्चर नहीं जानता वो एग्रीकल्चर की एडवाइस दे रहा है। नमस्कार किसान भाइयों। आज हमारे साथ है डॉक्टर रविंद्र पस्तौर जी, जो कि रह चुके हैं आईएएस ऑफिसर और सीईओ ऑफ ई फसल, जिन्होंने किसानों को बहुत अपने अनुभव के द्वारा सहायता किया है। सरकार हम लोगों को बहुत सारी ऐसे स्कीम्स देती है जिससे हमें फायदा हो, बट कई बार हम लोग इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से या जानकारी ना होने की वजह से हम उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के बारे में, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत ही अनुभवशील डॉक्टर पेस्तौर जी हमारे साथ हैं। तो आइए मिल लेते हैं उनसे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। आप है डॉक्टर रविंद्र पेस्तौर, प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैं पहले गवर्नमेंट में था, और मैं आईएएस ऑफिसर था मध्य प्रदेश काडर में, जी। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मैं रिटायर हुआ। पर मेरा जो पैशन रहा है पूरे करियर में वो रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड पर रहा है। तो इसीलिए रिटायरमेंट के बाद हम लोगों ने एक स्टार्टअप शुरू किया है, और उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स फार्मिंग सॉल्यूशंस एसोसिएट्स लिमिटेड, जी। और उसको संक्षिप्त में कहते हैं ई फसल। और हम इंदौर से काम करते हैं, और ये एक B2B प्लेटफॉर्म है जिसमें एग्री इनपुट सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, बायो, माइक्रोन्यूट्रेंट, हॉर्टिकल्चर सीड और फॉडर सीड और लाइट मशीन इक्विपमेंट और कैटल फीड हम लोग दुकानों में सप्लाई करते हैं। तो करेंटली लगभग 220 कंपनी के प्रोडक्ट हम लोग डील करते हैं, और मध्य प्रदेश में 4,500 से ऊपर फ्रेंचाइजीज को ये प्रोडक्ट हम भेजते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सीड कोऑपरेटिव्स हैं, बहुत सारे नए बच्चे हैं जो बीएससी और एमएससी एजी किए हैं, एमबीए किए हैं और अपना नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे एग्री इनपुट में, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से पिछले 6 साल से ऊपर हम लोग ये स्टार्टअप चलाते हैं। ओके ओके। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र पेस्तौर जी, जिन्होंने अभी बताया और जिन्होंने एक्चुअली पहली बार भारत में एफपीओ का सूचना किया, और वो काफ़ी काम कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। तो सर आप ज़रा ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, भारत सरकार पहले से ही और अधिकांश राज्य सरकारें एग्रीकल्चर को प्राथमिकता देती रही हैं, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ जो 58% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती रही है। और चूंकि हमारे यहाँ एक कानून है उत्तराधिकार का कि जब भी भूस्वामी की मृत्यु होगी तो जमीन बटेगी, तो अब ये भूस्वामी की मृत्यु होती जा रही है और जमीन बढ़ती जा रही है। तो अभी लगभग 85% जो कि लैंड होल्डिंग है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के रूप में है, जो आप मान सकते हैं कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, और जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है उसका ये लगभग 45% जमीन है। तो जब कोई किसान छोटी भूमि का मालिक होता है तो उसको जो एग्री इनपुट लगते हैं, खाद, बीज, दवाई वगैरह, वो कम मात्रा में लगते हैं। तो इसकी जो सप्लाई चेन है उसमें फैक्ट्री टू फार्मर के बीच में 4 लोग होते हैं। तो उन 4 लोगों का प्रॉफिट जोड़ के उनको प्राइस मिलता है। क्वालिटी की गारंटी नहीं रहती और अवेलेबिलिटी की भी गारंटी नहीं रहती है। इसी तरह जब वो कोई कमोडिटी पैदा करते हैं तो उसको बेचते हैं, तो जो कमोडिटी के एंड खरीदार हैं उसमें होलसेलर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर, ये 3 लोग होते हैं। और इनकी बेसिकली 3 कंडीशन होती हैं: ह्यूज क्वांटिटी, सेम क्वालिटी और कंसिस्टेंट क्वालिटी, और कॉम्पिटिटिव प्राइस।
अब ये जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर है ये 3 बाजार की शर्तें पूरी नहीं कर पाता है। तो यहाँ जनरली 6 से 7 लोग सप्लाई चेन में होते हैं जो छोटा छोटा खरीदते हैं, ग्रेड करते हैं और फिर एंड यूजर तक पहुंचता है मटेरियल। तो वहाँ 6 लोगों का प्रॉफिट घटा के किसान को प्राइस मिलता है। तो यहाँ 4 लोगों का प्रॉफिट जोड़ के उनको इनपुट खरीदना पड़ता है और यहाँ 6 लोगों का प्रॉफिट घटा के बेचना पड़ता है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ बीसीएस सर्किल शुरू होता है, जहाँ ये दुष्चक्र जो घाटे की अर्थव्यवस्था है खेती की, वो यहीं से शुरू होती है। तो भारत सरकार पहले से बहुत सारी योजनाएं चलाती है और अधिकांश जो योजनाएं अभी तक थी वो थी कि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, किसान को खाद पे सब्सिडी देना, मशीन इक्विपमेंट पे सब्सिडी देना और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उपलब्ध कराने के लिए काम करना, ये सब वो कर रहे थे। पर 2020 में 15/5/2020 को हमारे वित्त मंत्री ने पहली बार एक नई स्कीम घोषित की, क्योंकि ये गैप था कि एग्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक फार्म गेट से लेके बाजार तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, भेजने की सुविधाएं नहीं होंगी, सप्लाई चेन स्मूथ वर्क नहीं करेगी, तो किसान को उचित मूल्य नहीं मिल सकता है। तो एक ये कारण है कि इसको बजट में लिया गया। तो सर इस स्कीम से किस किस को फायदा हो सकता है, ये आप शेयर कीजिए। और इसमें जो मेनली काम करना है वो वही काम है कि कैसे किसान का मटेरियल एंड यूजर तक पहुंचे। जो अभी हमारे यहाँ 15 से 20% पोस्ट हार्वेस्ट में लॉस हो जाता है, क्योंकि सप्लाई चेन नहीं है, कोल्ड चेन नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा लॉस है। सरकार चाहती है कि वो लॉस को कम करें, क्योंकि भारत जैसे ही दूसरे देशों में ये लॉस 5 से 10% के बीच में ही होता है। और इसमें नेचर का नहीं है, जब हम मतलब प्रोडक्शन कर लेते हैं उसके बाद फिर ये लॉसेज होते हैं, तो ये लॉसेज दिक्कत देते हैं। इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर है, हालांकि उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, क्योंकि भारत सरकार ने एफडीआई भी जो फॉरेन फंड इन्वेस्टमेंट है वो 100% अलाउ किया हुआ है, पर उतनी मात्रा में वो नहीं बढ़ रहा है। और जो प्रॉफिट भी आता है वो लोग उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लगाते हैं, उसको कहते हैं प्लाउ बैक रेशियो। तो जो प्लाउ बैक रेशियो है वो एग्रीकल्चर में केवल 14% है, जबकि दूसरी इकोनॉमी के सेक्टर में ये 33% है ग्रॉस वैल्यू का जो एडिशन हो रहा है। और एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ रेट है ईयर टू ईयर वो भी लगभग 2% ही होती है। तो इस वजह से बहुत सारे एफडीआई के इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आ रहे हैं। तो भारत सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम में कितना फंड एलोकेटेड है सर? और इसको फंड को 1 लाख करोड़ का ये फंड बनाया गया है। ये बहुत बड़ा फंड है, 1 लाख करोड़ बहुत पैसा होता है। इसी तरह जो अभी भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें 31 दिसंबर 2022 तक 14,118 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके थे। और इसमें से 9,117 करोड़ के प्रोजेक्ट में पैसा भी बढ़ चुका है 9,117 करोड़ रुपए। तो ये बहुत तेजी से क्लियर हो रहा है। तो सर अब चलिए हम बात करते हैं इस फंड के प्रोसेस में, लाइक इसको अप्लाई कैसे करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है या क्या प्रोसीजर, रूल्स रेगुलेशंस क्या होता है, बताइए प्लीज। तो देखिए इसका जैसे मैंने बताया कि ये पोस्ट हार्वेस्ट का फंड है, मतलब जब कटाई हो जाती है तो फार्म गेट से लेके और मार्केट तक इसको यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए इसमें जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स में वो सभी स्कीम ली जा सकती हैं जो किसानों को वैल्यू ऐड करने में मदद करती हैं। उसमें ग्रेडिंग है, पैकिंग है, प्रोसेसिंग है, आप स्टोरेज है, कोल्ड सप्लाई चेन बनाना है या वेयर हाउस बनाना है, प्रोसेसर यूनिट्स हैं, ये सब इसमें कवर होते हैं। एक लिस्ट भारत सरकार ने इस स्कीम की जो गाइडलाइन है वो हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है,
उसमें ये पूरी एक्टिविटीज़ को डाला हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो क्रॉप वाइज ये भी बताया है कि जैसे सीरियल्स और मिलेट हैं, जिसमें व्हीट, राइस, सोरगम, बार्ली, मेज, ओट आता है, उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को अनुमति दी है। फ्रूट्स वेजिटेबल में किस तरह की अनुमति है, ऑयल सीड और पामोलिन में किस तरह की अनुमति है, पल्सेस में किस तरह की अनुमति है, जो मसाले होते हैं उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इस योजना में कवर होंगी, फिर कॉटन, शुगर केन, जूट, ये सब जो कोकोनट, रबर, टोबैको, हर्ब्स और मेडिसन और अरोमिक प्लांट, ये सब इसमें कवर किए हुए हैं। तो लगभग जो खेती के अंदर जितनी भी संसाधन आते हैं, इवन बैम्बू, फॉडर क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स और ये सब इसमें कवर होते हैं। अब इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले ये हम समझना चाहेंगे। तो इसमें किसान कर सकते हैं, किसानों के जो संगठन है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोऑपरेटिव्स है, जैसे पैक्स हैं या स्टेट लेवल के कोऑपरेटिव्स हैं या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं, वो इसमें कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो JLG होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का अगर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बनाना चाहे, स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाहे, तो इसमें कवर होगा। जो मंडी है, APMC, जहां मटेरियल बिकने जाता है, वो इसमें प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टअप इसमें प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टार्टअप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनको ही फंड है। तो देखिए इसमें कैसे होता है कि आपको भारत सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है, infra.dsc.gov.in, ठीक है, आप इसको लिंक दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो एग्री इन्फा वेबसाइट है, इस पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और अपना एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे कोई भी बैंक में जब आप लोन लेते हैं तो एक प्रोजेक्ट बनता है कि उसमें कितना पैसा चाहिए, उसमें कैपेक्स कितना चाहिए, ओपेक्स कितना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, रीपेमेंट कैसे करेंगे, वो सब उसमें आपको देना होता है। उनका गाइडलाइन है जो जनवरी 2023 की लेटेस्ट गाइडलाइन है, ठीक है, वो वहाँ मिल जाएगी। उसका फॉर्मेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, KYC कैसे होगा, वो सब वहाँ अवेलेबल है। तो जैसे मोटा मोटी अगर हम बात करें तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, यदि आपकी कंपनी है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो GST होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए। ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आपको देना होते हैं। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको असुविधा लगती है तो आप बैंक में ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है जो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, तो उनकी ब्रांच में जाके आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, पर उसको बैंक को फिर ऑनलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सैंक्शन की कमेटी होती है और वो पूरा प्रोजेक्ट असेस करके फिर सैंक्शन उसमें मिलती है। और इसमें बहुत तेजी से सैंक्शन होती है, क्योंकि ये टाइम बाउंड है। तो जिस दिन आप एप्लीकेशन देते हैं, विदिन 6 मंथ इसको सैंक्शन या रिजेक्ट करना ही होता है। उसको ऐसे अनलिमिटेड पेंडिंग नहीं रख सकते, टाल मटोल नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे साथी इसको सुन रहे हैं और जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें तत्काल इस वेबसाइट पे जाके आवेदन देना चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमें ये पता चली, जो हमें सबसे बड़ा डर रहता है कि सरकारी काम है, समय लगेगा, टाइम निकल जाएगा, ये यहाँ पे सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से रोक लगा दिया गया है कि 6 मंथ्स के विदिन 6 मंथ्स आपको ये काम करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये बात तो सुन के भी बहुत अच्छा लगा। तो किसान भाइयों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एक अलग से PMU बनाया गया है,
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट होती है जो स्टेट लेवल पे भी होती है और सेंट्रल लेवल पे भी है, और इसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी है जिसका काम ही ये प्रोजेक्ट को सैंक्शन करना, मॉनिटरिंग करना, क्योंकि इसमें जो आपको पैसा मिलेगा और इसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो आउटकम बेस्ड है। मतलब आपको टारगेट देना पड़ेंगे कि किस तरह से आप टारगेट करेंगे और उस टारगेट अचीवमेंट के बाद क्या आउटकम आएगा। तो वो जब तक आप नहीं करेंगे तो आगे आपको किस्त नहीं मिलेगी या आपका आगे जो सब्सिडी आने वाली है ब्याज पे वो नहीं आएगी। तो ये बहुत हमें अच्छे से प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कि हम ओवर एस्टिमेट ना करें कि हम इतना अचीव कर लेंगे। तो जो अचीवेबल है टारगेट उसके हिसाब से आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये 7 साल का प्रोजेक्ट होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही फाइनेंशियल ईयर में सब कुछ करना है। तो आप अपने प्रोजेक्ट को स्टेजेस में बांट सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में मैं इतना करूंगा, सेकंड में इतना, थर्ड में, ताकि जो आपकी एब्जॉर्प्शन और एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप लिंक कर सकते हैं टारगेट्स और अचीवमेंट को। जी सर, मैक्सिमम कितने अमाउंट तक लोन मिल सकता है इसमें, और इंटरेस्ट रेट्स, रीपेमेंट टर्म्स ये शेयर कीजिए। तो इसमें मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए सैंक्शन होता है एक प्रोजेक्ट के लिए, और आप मल्टीपल प्रोजेक्ट भी सबमिट कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट लोग 25 प्रोजेक्ट तक मैक्सिमम दे सकते हैं, और सरकारी जो एजेंसियां हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं वो कितने भी प्रोजेक्ट इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसमें ये जो 2 करोड़ रुपए है ये बेसिकली लोन है, और ये विदाउट कोलेटरल लोन है, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसानों के पास या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि उनको लोन मिले। तो भारत सरकार ने एक ये गारंटी फंड बनाया है जिससे भारत सरकार गारंटी लेता है, और जो बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें सभी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, आरआरबी हैं, कोऑपरेटिव्स हैं जो इस स्कीम में फंड करते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और नाबार्ड जो है वो इसको कोऑर्डिनेट करता है। तो 2 करोड़ रुपए तक का आपको विदाउट कोलेटरल लोन मिलता है, और ये 7 साल का लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है। 2 साल का इसमें मॉनिटेरियम होता है, मतलब जिस दिन आप लेंगे उसके 2 साल के अंदर आपको कोई रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी इनकम नहीं है तो वो एक पीरियड भारत सरकार ने दिया है कि 2 साल आप रीपेमेंट नहीं करेंगे। और इसमें 3% ब्याज पे अनुदान है। तो जो भारत सरकार का बैंकों के साथ एग्रीमेंट है वो मोटा मोटी 9% ब्याज के ऊपर उन्हें लोन देना है। तो 9% में अगर 3% अनुदान है तो बेसिकली जो लोन लेने वाली एजेंसी है उसको 6% ही इफेक्टिवली लोन रीपे करना है। तो ये बहुत सारा एक बहुत अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं। अब यहाँ एफपीओ क्या कर सकता है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इससे वहाँ वो गोडाउन बना सकते हैं, ग्रेडिंग सेंटर बना सकते हैं, पैकिंग सेंटर बना सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, राइपनिंग चेम्बर बना सकते हैं, जो भी उन्हें चाहिए वो वहाँ बना सकते हैं। या बाजार तक भेजने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको कोल्ड सप्लाई चेन बनाना है तो बना सकते हैं। तो ये सप्लाई चेन को छोटा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं।